मैं पीके प्रेम आज फिर से इजी वे में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग पीछे कर रहे थे यूपीपीसीएल के प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस, जिसमें 2 पार्ट हमने कर दिया था। तो उसके आगे जो क्वेश्चंस है लगभग 150 क्वेश्चंस है। मैं 30-30 यानी 30-30 का स्लॉट लेकर के आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि अच्छे से एनालिसिस कर पाऊँ। तो आज हम देखेंगे अगले एपिसोड का क्वेश्चंस। यहाँ तक मैंने 61 नंबर था, मैंने वहाँ तक करा दिया था पिछले वीडियो में, आप देखेंगे, आप सर्च करके देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आज मैं पूरा एनालिसिस कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चंस हो गया था। अब ये है आपका अगला क्वेश्चन 62 यानी 62 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध एक श्रृंखला में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध डैश होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी लोग बना लेते हैं, जो थोड़ा भी पढ़े हैं तो बना लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 5 ओम का 3 प्रतिरोध है। कितने ओम का? 5 ओम का। तो 3 प्रतिरोध पहले हम बना दे रहे हैं। ये 1 प्रतिरोध और ये 2 और ये 3, तीनों कितने का है? 5 ओम का है। 5 ओम का यानी समान प्रतिरोध का है। कह रहा है कि जुड़े हुए कुल प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों का मान 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम, तीनों मिलकर कितना हुआ? 15 ओम। कितना हो गया? 15 ओम, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है। आप इतना सॉल्व नहीं करेंगे, जब हम बताएंगे कि ये अगर बड़ा वैल्यू रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर समान ओम का प्रतिरोध अगर लगा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? R इंटू N, मतलब R का मतलब कितने ओम का आपका वैल्यू दिया हुआ है प्रतिरोध का, यानी 5 ओम का। कितना लगाया हुआ है? 3, मतलब नंबर ऑफ संख्या प्रतिरोध का कितना? 3। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं आसान में, कंपटीशन में आप ऐसे सॉल्व करिए, और जो बहुत वीक है, कमजोर है, वो ऐसे सॉल्व करिए, क्योंकि आदत तो ऐसे ही लगी हुई रहती है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चले अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 फेज 4 पोल 50 एजेड वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है। ये कहने का मतलब, आपको ये सवाल बार बार आ रहा है। पिछली वीडियो में भी, पिछले इसका जो पिछले नंबर का क्वेश्चन है उसमें 2 बार पूछ लिया था। एक बार पोल पूछ लिया था, एक बार फ्रीक्वेंसी पूछ ली थी, इस बार स्पीड पूछ लिया है। तो स्पीड पूछ लिया है तो हमने n के लिए फॉर्मूला बताते हैं स्पीड के लिए, n इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बटे पोल। ये फॉर्मूला हमने आपको पहले ही कहा था, याद रख लीजिएगा, और बार बार ये फॉर्मूला लिख भी रहा हूं मैं। तो कह रहा है, पूछ रहा है n का मान। सबसे पहले देखिए 120 लिख देंगे। उसके बाद क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी देखिए 50 एजेड दिया हुआ है, लिख देंगे 50, और बटे में पोल, कितने पोल का है? देखिए 4 पोल, पोल की संख्या 4, लिख दिए 4। आप सॉल्व करिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 30, ये कट गया, ये हो गया 1500 RPM। आसानी से बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, स्पीड निकालने के लिए, पोल निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, यही फॉर्मूला आपको याद रहेगा। सारा सवाल इसी पर बन जाएगा। सेम टू सेम कंडीशन में 3 सवाल इसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, इसी पेपर में पूछा गया है। बताइए, ये फॉर्मूला अगर याद है आपको तो 3 क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये आपका आंसर 1500 RPM हो गया आंसर। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर की दिशा कैसे बदला जा सकता है। अगर आप पढ़े होंगे
तो आपको पता होगा कि डीसी मोटर का जो डायरेक्शन है आर्मेचर के घूमने की दिशा बदल सकते हैं, उसमें रोटेशन की दिशा बदल सकते हैं। वो कैसे बदलते हैं, आइए थोड़ा एक हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये आपका आर्मेचर है और ये आपका फील्ड है, फील्ड और ये आर्मेचर यानी रोटर, ठीक है। तो इसके घूमने के डायरेक्शन में मान लीजिए अभी इधर घूम रहा है, तो पुनः इसको दोबारा इधर घुमाने के लिए क्या करेंगे आप, या तो मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं A1, आर्मेचर का टर्मिनल दे दिए A1 A2, फील्ड का टर्मिनल दे दिए F1 F2, ठीक है। आप इन दोनों में किसी भी एक का अगर कनेक्शन को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो इसका गति क्या होगा, उल्टा होगा, दिशा में चेंज हो जाएगा। या तो कहने का मतलब F1 के जगह पे F2 ऐसे तार जोड़ दीजिए, इसको यहां जोड़ दीजिए, ठीक है। या नहीं तो A1 के बदले में A2 के जगह पर जोड़ दीजिए और जहां A2 का कनेक्शन है उसको इधर जोड़ दीजिए। यानी या तो फील्ड का कनेक्शन या तो आर्मेचर का कनेक्शन अगर उल्टा करके जोड़ देंगे तो दिशा क्या होगा, जिधर पहले चल रही थी उसके विपरीत चलेगी मोटर। लेकिन आप कहेंगे दोनों को बदलेंगे, तो नहीं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप दोनों को नहीं बदल सकते हैं, किसी एक के कनेक्शन को चेंज करके गति में आप परिवर्तन ला सकते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन में कोई भी एक को उलटकर आप डीसी मोटर की दिशा में परिवर्तन ला सकते हैं। समझ में आया, ये आपका आंसर है, ये आपको मैंने बताया, समझ में आ गया होगा कि कैसे बदलेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम जितनी भी चीजें आपको बताते हैं क्वेश्चंस में रिलेटेड और सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताते हैं, आपको जैसे भी समझना है समझिए, क्योंकि यहाँ समय कम रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन समझाना रहता है। आप पढ़ाई करिए और सवाल सॉल्व करिए, तब आपको मजा आएगा, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, लगता होगा कि कहाँ से बन जा रहा है, हमें आसानी से बन रही है, उनको दिखने में थोड़ा सा टफ होता होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी पढ़ेंगे तो आप भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि BIS के अनुसार, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम कितने पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। BIS ने बताया, आपको बता देते रूल्स है कि अगर आप अपने घर में बोर्ड लगा रहे हैं, यानी एक ही स्विच से, एक ही कनेक्शन से आप MCB से लाते हैं मेन स्विच से, और वहां के बाद अपने घर में लगाते हैं, तो आप अपने घर में या तो बोर्ड लगाते हैं, पावर पॉइंट लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं, सॉकेट होता है, स्विच होता है और एक पावर पॉइंट होता है 5 पिन प्लग वाला, ठीक है। तो या इसमें क्या होना चाहिए, ये 1 पॉइंट कहलाता है, ये 2 पॉइंट कहलाता है। ऐसे अगर लगा रहे हैं तो आपको 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए, या नहीं तो आपको 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में आप लगा रहे हैं स्विच, 800 वाट पावर तक का अगर आपने लगा दिया, तो स्विच आप 6 ही पॉइंट क्यों नहीं दिए, आपको वहां से ज्यादा एक सब सर्किट में नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं लगाया, रूल सही। तो यहाँ कितने 10 पॉइंट से ज्यादा आप नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है। चलिए ये ऑप्शन में BIS के अनुसार समझ में आ गया, 10 पॉइंट या तो 800 वाट, इन दोनों में से कोई भी अगर पहले पूरा हो जाता है तो उससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केवल डैश कोर के होना चाहिए। मतलब 3 फेज के लिए और लाइटिंग लोड के लिए कैसा केबल होना चाहिए। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एक केबल देख रहे हैं आप, ये 1, ये 2, ये 3 फेज के लिए है, और एक छोटा सा इसके हाफ देख रहे हैं कि नहीं, मतलब 3 और ये हाफ 3.5 लिख सकते हैं। यानी इस केबल का नाम होता है 3.5, यानी 3.5 केबल बोलते हैं इसको। ये स्ट्रेंथ के लिए होता है 2, इस 3 जो है RYB तीनों फेज के लिए होता है। RYB
बी, आर वाई बी 3 फेज के लिए, और एक छोटा होता है, इस केबल का नाम क्या बोलते हैं? 3.5 या 3.5। आंसर में देखिए 3.5 आपका आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर। 3 नहीं होगा, डबल तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 फेज है, और 4 होने के लिए क्या? 4 होने के लिए न्यूट्रल होना चाहिए, समझ गए ना, इसलिए यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो चले आगे, ये ऑप्शन समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बलाघूर्ण मतलब स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए चालन दोलन यानी हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको समझा दूं मैं, हंटिंग होता है उसके चलने में जो मैग्नेटिक फ्लक्स के एक पोल से दूसरे पोल में जाती है तो बीच में उसका मैग्नेटिक का प्रभाव कम हो जाता है। उस समय क्या होता है, आर्मेचर में, रोटर में फ्लक्चुएशन आती है। फ्लक्चुएशन मतलब जहां बल मिला वहां तो चला, जहां पर बल नहीं मिला वहां स्थिर होने का कोशिश करेगा, फिर दूसरा पोल आएगा वहां पर फिर स्पीड हो जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप में चलेगा तो वो हंटिंग का आवाज करता है। तो जहां पर फ्लक्स कम मिलता है वहां पर क्या होगा, वहां पर एक दूसरा वाइंडिंग कर देते हैं, उस वाइंडिंग को बोलते हैं डैम्पिंग वाइंडिंग। मतलब हंटिंग से बचने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग करते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा फिगर में बता दूं, ये एक स्टेटर है, ये एक स्टेटर पार्ट है, यहां पर पोल है, ये 4 पोल हम बता दे रहे हैं, बना रहे हैं, ये 4 पोल है। इसमें क्या किया रहता है, वाइंडिंग किया रहता है। ये वाइंडिंग किया रहता है, ये पोल ये पोल ये पोल यानी 4 पोल है, लेकिन इसके बीच में तो गैप है। तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक अगला वाइंडिंग कर देते हैं, इसी पर एक दूसरा वाइंडिंग करते हैं, दूसरे कलर से मैं बना देता हूं, एक दूसरा वाइंडिंग किया जाता है अलग से कम तार के लिए। तो ये जो ऊपर से वाइंडिंग किया जाता है उसको बोलते हैं डैम्पिंग वाइंडिंग। तो इस हंटिंग को रोकने के लिए कौन सा वाइंडिंग करेंगे, डैम्पिंग वाइंडिंग करेंगे, ताकि वह हंटिंग का प्रभाव कम हो जाए। समझ में आ रहा है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। यह ऑप्शन क्या हुआ, डैम्पिंग वाइंडिंग। देखिए बैक पिच वाइंडिंग का कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें है नहीं, इस बात को चर्चा नहीं करते हैं। रनिंग वाइंडिंग ये सब कुछ नहीं, ये चलने के लिए है, स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया डैम्पिंग वाइंडिंग। डैम्पिंग वाइंडिंग आप समझ लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि BIS के अनुसार फर्श से स्विच की बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी रूल का इंस्टीट्यूट है वो कितना तय किया गया है कि आपके घर में जो आप बोर्ड लगाते हैं चार्जर के लिए, स्विच के लिए, पंखा के लिए, उसका हाइट होता है। ऐसा नहीं कि जहां मानो तो वहां लगा देते हैं, किस साइड में लगना चाहिए, आपके दरवाजे के कौन सी दिशा में लगना चाहिए, यह भी तय किया जाता है। समझ गए। तो कि कई क्या होता है अभी बताते हैं आपको। आपके घर में जो बोर्ड लगा होता है वो आपके फर्श से, मान लीजिए ये आपका दीवार है और ये आपका दरवाजा है, ये आपका दरवाजा है और यहां से आप अंदर से निकलते हैं बाहर की तरफ। तो ये बोर्ड जब भी लगता है तो आपके बाएं साइड लगता है। कौन से, अगर आप अपने रूम से बाहर जा रहे हैं तो आपके बायां हाथ जिधर रहता है उधर बोर्ड लगाते हैं, उधर बोर्ड लगाते हैं। और आपके जमीन से यानी फर्श से इसकी ऊंचाई होनी चाहिए मिनिमम कितना, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 1.5 मीटर। समझ गए। और फैन की बात किए थे हम कहे थे कि आपके सीलिंग फैन जो आपके फर्श से होता है, कलर चेंज करके मैं बता दूं कि यहां पर देखिए फैन की जो डिस्टेंस लिए थे वो लिए थे कितना, 2.75 मीटर। पिछले क्वेश्चन में आया है, इसी पेपर में आया है, आपको बताएं। तो BIS के अनुसार बोर्ड के लिए आपने कितना देखा, 1.5 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि BIS के अनुसार आप समझ गए। ये चलिए, ये
बोर्ड का वही आपको फिर से बता दूं, थोड़ा सा इसी का फिगर है, ये बोर्ड है, ये डोर है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस मेजर किया गया ये वाला 1.5 mm और 1.5 मीटर है। mm में बात करें तो 1200 mm होगा ये फर्श से बोर्ड का डिस्टेंस। अगर नहीं देंगे, ये लिमिट है ना, क्या करें, नीचे रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, इसको उंगली घुसा देगा और बच्चा को लग जाएगा शौक, आपके घर में हो जाएगी बच्चे की कमी, तो कितना दुखद घटना होगा। इसीलिए ये लिमिट तय करना चाहिए, लिमिट तय होता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चंस। चलिए आगे। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश की होती है। ये जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो डीसी पर चलती है वहां पर, तो वो उसका एचपी होता है 2200 एचपी। याद रखिएगा ये 2200 एचपी। इसमें कुछ थ्योरेटिकल कुछ बातें नहीं है, वहां पर जो रेटिंग तय किया गया रेलवे के अकॉर्डिंग के अनुसार, उसके लोड के अनुसार वो होता है 2200 एचपी के बराबर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार कभी कभी पूछ लिया जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ ले। देखिए आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर आपको जो बताया जाता है समझ में नहीं आता है तो चैप्टर आप वहाँ खोल करके अच्छे से डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिटेल नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना होता है। आपको आंसर है फिर भी हम सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि आपको आंसर है सिर्फ रटना नहीं है, थोड़ा सा स्मरण के लिए फिगर, थोड़ा सा ड्राइंग आपको दिखाते हैं ताकि उसका वैल्यू हमेशा आपको याद रहे। समझ में आ रहा है। चलिए आगे कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं कि देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क डैश होता है। कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर, देखिए डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, ये आपका आर्मेचर है। क्या है, आर्मेचर है, और सीरीज मतलब ये आर्मेचर के सीरीज में ही वाइंडिंग होना चाहिए, फील्ड वाइंडिंग। ये डीसी सीरीज मोटर हो गया, यानी इस आर्मेचर में जाने वाला, इसको सप्लाई से जोड़ दीजिए, मान लीजिए डीसी है तो डीसी बोल दीजिए, और इसमें करंट जा रही है तो आर्मेचर में करंट आई है और फील्ड में करंट आई है। समझ रहे, जितना करंट यहां जाएगा सेम करंट यहां भी जाएगा, तो फुल टू फुल करंट जाएगा। इसीलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। कितना होता है, बहुत उच्च होता है, यानी हाई होता है, क्योंकि ये टोटल करंट लेता है। और याद रखिए डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यह अनंत स्पीड चलने लगता है, खतरनाक स्पीड पर चलने लगता है। वो अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगा इसके कंस्ट्रक्शन को तोड़ फाड़ करके बर्बाद कर देगा। इसीलिए इसको क्या करेंगे, हमेशा विथ लोड, यानी लोड के साथ जोड़ेंगे। समझ गए, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शक्ति कारक, पावर फैक्टर, हमेशा पावर फैक्टर हम लोग याद रखते हैं, शक्ति कारक हिंदी में लिखा है, पावर फैक्टर डैश है। तो इस पावर फैक्टर है क्या, आपको थोड़ा भी पढ़े होंगे तो पावर फैक्टर देखिए हम लोग cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, cos फाई ये पावर फैक्टर होता है। ये cos फाई पावर फैक्टर होता कहाँ है, कैसे आता है, तो आपको बताते हैं। देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए वास्तविक पावर यानी यथार्थ पावर उसको बोलते हैं, यहां पर यथार्थ लिखा है, यथार्थ शक्ति या इसी को बोलते हैं वास्तविक पावर बटे आभासी पावर। आभासी पावर ये दोनों का रेशियो कहलाता है पावर फैक्टर। यहां पर यथार्थ मतलब होता है क्या, यथार्थ मतलब तुरंत, वास्तविक जो ये सच में है उसमें, और ये सापेक्ष मतलब आपेक्ष आभासी होता है। यानी फिर यहां आपको बता दें पीएफ पावर फैक्टर बराबर यथार्थ होता है VI cos फाई, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। और ये सापेक्ष जो होता है वह होता है VI, ये VI कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cos फाई जो होता है पावर फैक्टर, जो हमारा क्या होता है पावर फैक्टर। समझ गए, इसके लिए यथार्थ शक्ति और सापेक्ष शक्ति के अनुपात को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर यानी शक्ति कारक बोलते हैं। समझ में आया, इसको आसान से देखिए और नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए।
चलिए देख लिए, चले आगे, चलिए ठीक, बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मोटर को कम लागत और रख रखाव मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा कम होती है? तो ये है, ये देख रहे हैं, ये है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में क्या है, ये देख रहे हैं स्क्वायरल केज रोटर है, ये इसमें ज्यादा वाइंडिंग नहीं है, तो ये सुरक्षित है, इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। 3 फेज पर चलता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसके अलावा दूसरा मोटर होता है जिसमें वाइंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉइल लपेटा हुआ रहता है, उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन से इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। इंडक्शन मोटर यानी प्रेरण मोटर की जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, वो ज़्यादा परेशानी नहीं करता है, यानी कम रख रखाव इसकी होती है। समझ गए? तो ऑप्शन क्या हुआ, प्रेरण मोटर की लागत यानी रख रखाव मेंटेनेंस कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है देखिए, पीवीसी कंड्यूट के मामले में पीवीसी कंड्यूट नाली की न्यूनतम डैश होनी चाहिए, न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? देखिए पीवीसी जो आप पाइप जिसमें वायरिंग करते हैं ना, घर में आप अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं, अब तो पहले जीआई पाइप होता था, लोहे का गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप होता था, जीआई पाइप। अब आ गया पीवीसी का, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का आजकल सस्ता और आसान होता है, इसका ही यूज हम लोग करते हैं आजकल वायरिंग में। तो कह रहा है कि इसके जो कंडक्ट पाइप का जो मोटाई है ना, वह मिनिमम कितना होना चाहिए? उससे कम वाला अभी तक नहीं होता है, वह मिनिमम होता है कितना? 1.5 mm। कितना? 1.5 mm मिनिमम मोटाई होती है। मैक्सिमम यहाँ पर बात नहीं किया है, जो सिर्फ मिनिमम की बात किया है, तो ये याद रखेंगे, ये याद करने वाली बातें हैं, वायरिंग चैप्टर में ये पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए आपके सामने वही पाइप है, यही है ना पीवीसी, इसका ये जो मोटाई होता है और मिनिमम होता है 1.5 mm। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है। एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है। पूर्ण प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध। आप कहेंगे सर टोटल प्रतिरोध होगा, लेकिन यहाँ पर प्रतिबाधा लिखा हुआ है। प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस, इसको आप इम्पीडेंस पढ़ते हैं हिंदी में। दो जी इंग्लिश में इसका इम्पीडेंस नाम होता है, यहाँ पर इम्पीडेंस भी होता है, ये सॉरी यहाँ पर है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को सूचित करते हैं जेड से। तो जेड मतलब आपको एक फिगर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए एक परिपथ है जिसमें क्या है, रजिस्टिव यानी एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, समझ गए, और सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रतिरोध और इसका भी प्रतिरोध, इंडक्टर का क्या होता है प्रतिरोध XL और इसका XC, इन तीनों के वजह से जो प्रतिरोध हुआ, इन तीनों के कुल प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिबाधा। एक जीवन में छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, याद रहेगा हमेशा इंपीडेंस का मतलब क्या होता है। जैसे आप एक दुकान में खरीदते हैं, 4 तरह का दाल खरीदते हैं, अरहर का दाल खरीदते हैं, मसूर का दाल खरीदते हैं और चना का दाल खरीदते हैं। तो सबका रेट क्या होता है? अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सबका रेट अलग अलग, नाम अलग अलग, लेकिन है क्या? दाल। तो मान लीजिए तीनों का रेट, मान लीजिए अरहर के दाल के लिए आपको कितना 100 रुपये केजी दिया, आपको चना दाल 80 रुपये केजी दिया और मसूर का दाल 70 रुपये केजी दिया। ठीक है, तो इसमें हम समझाने का कोशिश क्या कर रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा। हम कह रहे हैं कि ये सभी रेट हैं, तो आपको क्या देता है? बिल देता है दुकानदार ना। आप दाल ले लिए डिफरेंट प्रकार का, लेकिन टोटल राशि का जो पैसा दिया वो जोड़ करके आपको दिया 8 7 15 यानी 250 रुपया। ये जो 200 रुपया 50 रुपया वो आपको अमाउंट हो गया, क्या? टोटल अमाउंट हो गया। ठीक उसी प्रकार
सभी प्रतिरोध को जोड़ करके आप जो टोटल प्रतिरोध निकालते हैं उसको बोलते हैं प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस, यानी इसको सूचित करते हैं जेड से। आपको याद रखने चाहिए जेड बराबर फॉर्मूला भी होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्सएल माइनस एक्ससी। ये याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, फिर से लिख करके बता देता हूँ। ये जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। कहेंगे सर ये दोनों में जो बड़ा होगा वो इधर लिखाएगा, जो छोटा होगा उसके बाद लिखाएगा। तो ये टोटल ये फॉर्मूला होता है इंपीडेंस का, समझ गए। तो ऑप्शन में टोटल प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा बोलते हैं, समझ गए। इससे अच्छा से समझने के लिए आपको नहीं मिलेगा, इससे आपको समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझ में आ गया। चले आगे, चलिए ये अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो सभी लोग पढ़े, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है? वोल्टेज किसके बराबर होता है भाई? वोल्टेज मतलब V बराबर होता है किसका? IR। ये तो सबको याद है, ये तो रफ एंड टफ क्वेश्चन है, हर कोई बना लेता है। चलिए इस क्वेश्चन पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि CFL का पूर्ण नाम क्या होता है? CFL का पूरा नाम याद रखिए, याद करने वाली बात है। आजकल जो CFL आप जलाते हैं, CFL आपके घर में होता है, वो CFL यही है ना CFL। इस CFL को क्या बोलते हैं? CFL को बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब या लाइट। CFL मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL, समझ गए। और एक होता है LED, इसी से याद रखिएगा, जानकारी के लिए बता देता हूं मैं। एक होता है LED, इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, समझ गए। ये भी याद रखिएगा, पूछता है आपको बार बार क्वेश्चन। CFL का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, LED का लाइट इमिटिंग डायोड, समझ रहे। चले आगे, चलिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि SF6 सर्किट ब्रेकर कार्यशील वोल्टेज होती है। SF6 का कार्यशील मतलब वर्किंग वोल्टेज कितना होता है? SF6 सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्किट ब्रेकर अगर आपको ये पावर स्टेशन में यूज किया जाता है, अगर आपको लाइन काटना है, आप वहां से सप्लाई दे रहे हैं 11,000 के लिए या ट्रांसफार्मर के लिए या सर्विस के लिए, तो कभी कभी उसको लाइन काटना पड़ता है, डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है, तो ज्यादा वोल्टेज रहेगा। आप अगर तार को क्या करेंगे, आप याद रखिएगा, ऐसे आप तार खोलते हैं या सटाते हैं तो स्पार्किंग करता है, तो 200 वोल्ट में स्पार्किंग करते हैं तो आप डर जाते हैं। तो ये पावर में 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, ये इतना वोल्ट होता है। वहां पर जब तार अलग होगा तो ज्यादा स्पार्किंग होगी और वहां आग लग सकती है और खतरनाक आग लगता है। इसीलिए वहां पर जो लिमिट होता है कितने वोल्टेज के लिए, आप छोटे से 200 वोल्ट के लिए सर्किट ब्रेकर के लिए एक स्विच यूज करते हैं ना भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक उसी प्रकार ज्यादा वोल्ट के लिए एक ब्रेकर बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर आइसोलेट करने के लिए, वो होता है SF6। SF6 का नाम भी कभी कभी पूछ देता है। ये SF6 क्या है? ये है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, लिख देता हूं मैं, याद रखिएगा, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, SF6 फ्लोराइड, SF6 का पूरा नाम होता है। ये इसमें क्या होता है, एक चैम्बर होता है जिसके बीच में वायर होता है और वायर में गैस भरी होती है SF6। SF6 क्यों? आप कहेंगे क्यों SF6? दूसरा भी गैस हो सकता है। SF6 का क्वालिटी है कि जब इसमें चिंगारी आग लगती है ना, तो चिंगारी जब आती है इस गैस के संदर्भ में, तो ये गैस क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने आप में सोख लेने का काम करता है और आग लगने से बचाता है। क्विंचिंग बोलते हैं ये स्पार्किंग को वहां पर। तो वहां पर ये देखिए, थोड़ा सा फिगर में मैं समझा दूं, ये दोनों अलग अलग चैम्बर है, ये मूवेबल है और ये फिक्स है। तो ये क्या होता है, जब इधर इसमें SF6 भरा हुआ होता है, चैम्बर होता है, जैसे ही ये पर पहले सटा हुआ होता है,
ये जैसे ये अलग होता है तो ये बीच में स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग होता है तो ये गैस जैसे ही हटा, जगह मिला, गैस कट से इसमें घुस जाता है, इन दोनों के बीच में गैप बना देता है, तो एयर ऑक्सीजन को यहाँ से हटा देता है और ये भर देता है कौन, SF6, और चिंगारी कम उत्पन्न होती है, आग लगने की खतरा कम होती है। तो ये इसका जो वोल्टेज का लेवल है ना, वो कहाँ यूज करते हैं, वो करते हैं 36 kV से लेकर के 760 kV तक की, जहां पर वोल्टेज रेटिंग होती है वहां पर यूज किया जाता है SF6 सर्किट ब्रेकर। समझ गए? समझ में आया क्वेश्चंस? मैं थोड़ा जानकारी के साथ भी बता दे रहा हूं, वैसे रहता तो मैं ऑप्शन देख करके थोड़ी सी बात बोलकर चला जाता, लेकिन नहीं, आपको समझ में भी आना चाहिए। आप अगर पहली बार भी देख रहे होंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है अगला क्वेश्चन, जब मोटर गति अस्थिर है तो स्लिप कितना होता है। अब देखिए स्लिप क्या होता है। स्लिप मतलब आप थोड़ा समझा देते हैं कि आप दो दोस्त जा रहे हैं, अगर बराबर बराबर जा रहे हैं, सेम आपके साथ साथ चल रहा है, आप भी बढ़ रहे हैं 3 मीटर, वो भी उसी समय 3 मीटर पूरा करता है, तो आपके बराबर है। अगर आप चल रहे हैं, मान लीजिए उसका पैर केले के छिलके पर पड़ गया, आप चले वो 3 मीटर पीछे, मतलब कहने के बाद 10 कदम पीछे चला गया, तो क्या हुआ, आपसे वो स्लिप हो गया, पीछे हो गया स्लिप। तो ठीक इसमें क्या होता है, इसमें स्लिप कैसा होता है, थोड़ा सा हम समझाते हैं। एक मोटर है, उसमें स्टेटर होता है और स्टेटर को हम लोग सप्लाई देते हैं, तो वहां पर घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, और ये अंदर में होता है रोटर। क्या होता है, ये रोटर होता है। ये रोटर इसी स्पीड से घूमता और ये भी इसी स्पीड से घूमता, चुंबकीय क्षेत्र के स्पीड से दोनों बराबर होता है, तब स्लिप नहीं होता। लेकिन कह रहा है कि जब मोटर अस्थिर है, अस्थिर क्या 100% स्लिप है, क्योंकि वो तो चलता ही नहीं है, तो उस समय इसका चुंबकीय क्षेत्र 100 के स्पीड से है, ये एक भी नहीं चलता है, तो 100% स्लिप होगा। यानी इकाई में बात करें तो 1 होगा, ठीक है, परसेंटेज में बात करें तो 100% स्लिप होगा। कितना, 100% स्लिप होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखते हैं कि क्या कहता है। चले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना कर दे तो इसकी गति क्या होगी। पोल को दोगुना कर दे तो इसकी गति क्या होगी। आइए इसको फॉर्मूला से समझते हैं कि ये गति के लिए फॉर्मूला अभी अभी हमने आपको बताया है पिछली क्वेश्चन में। क्या बताया कि n = 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल, यानी स्पीड निकालने के लिए n बराबर 120 गुना फ्रीक्वेंसी बटा पोल। यहां पर क्या कर रहा है कि पोल को दोगुना कर दिया जाए, पोल को दोगुना कर दिया जाए, ये तो सामान्य स्पीड है, लेकिन यहीं पर पोल को फ्रीक्वेंसी को वैसे रहने दिया, अब पोल में 2 से गुना कर दिया, नहीं पोल में। देखिए n क्या हो गया भाई, तो पूरा जो n निकला इसमें 2 से भाग हो गया कि नहीं, मतलब ये आधा हो गया कि नहीं, समझ में आया। स्पीड आधा हो गया, इसमें 2 नहीं था, लेकिन इसमें 2 से भाग दे दिया, पोल आधा हो गया, 2 से भाग हो गया, मतलब गति क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई। ये गति क्या होगा, आधा, गति आधी हो जाएगी। समझ लीजिए, पोल की संख्या जब भी किसी मोटर का बढ़ता है तो उसकी स्पीड हमेशा कम हो जाती है। पोल की संख्या कम होगी, स्पीड की संख्या अधिक होगी, यानी स्पीड अधिक होगा मोटर का, याद रखिएगा हमेशा। समझ में आया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ देख लिए। चलिए ये कह रहा है अगला क्वेश्चन 82 नंबर 82 नंबर कि एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में कॉपर का क्षय 1000 वाट है, आधे लोड पर इसकी क्षय की गणना करें। आधे लोड पर क्षय की गणना करें। आप जानते हैं कि क्षय की गणना करने का मतलब लॉस जो होगा वो किसके रूप में, I² R के रूप में होगा। आधा लोड हो जाएगा तो करंट भी क्या होगा,
आधा हो जाएगा। करंट डिपेंड करता है कि लोड पे, लोड अधिक, करंट अधिक लेने की कोशिश करेगा तो लोड को ही आधा कर दिया तो करंट क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहीं पर आई के जगह पे अभी आधा कर देते हैं, I/2 का स्क्वायर इंटू आर, लॉस क्या होगा I/4, ये नहीं देखिए, ध्यान दीजिएगा, I/4 I²/4, ये देखिए I²R पहले होता था, आपने आई लोड आधा किया तो करंट भी आधा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा I²R/4 यानी 1/4 हो गया। तो इसका वैल्यू 1/4 मतलब ये है 1000, आधा कर दिए तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/4, ये काट दीजिए, ये हो जाएगा 250। आंसर आ गया आपका, देखिए 250। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पूरा पूरा क्लियर समझिए, क्लियर बनाइए, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन रहेगा कोई काम नहीं करेगा आपका, कोई साथ नहीं देगा आपको, आप कंफ्यूजन क्लियर करके पढ़िए। समझ गए? चलिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए आपके सामने 83 नंबर, कह रहा है प्लेट भूयोजन मतलब क्या, अर्थिंग करने के लिए, प्लेट अर्थिंग के लिए जीआई भूयोजन में, जीआई के लिए, जीआई प्लेट के लिए मानक आकार कितना होगा। प्लेट अर्थिंग आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो थोड़ा सा हम बता देते हैं, फिर ऑप्शन में याद रखने की, रटने की जरूरत नहीं है, मैं फिगर के साथ समझा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये है अर्थिंग, इसमें ये है प्लेट जिसको जमीन में गाड़ते हैं, और आर्द्रता के लिए कोयला भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं। ये जो प्लेट होता है उसका डायमेंशन कितना होता है, ये देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो हम लिख देते हैं आप। ये देखिए जीआई प्लेट के लिए 60 लंबाई और 60 चौड़ाई, और यहाँ पर 63 है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 65 लिख देते हैं, mm में लिखते हैं, mm में। ये है जीआई के लिए। अगर आप जीआई पाइप देकर के अर्थिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये डायमेंशन रखना है 60 इंटू 6.5, ये डायमेंशन होगा, मतलब लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, और इसका मोटाई 6.5 6.5 mm होना चाहिए। अगर इसी के जगह पे आप कॉपर का रख लेते हैं, कॉपर का प्लेट, तब क्या होगा सर, तब क्या होगा, लंबाई चौड़ाई तो वही रहेगा, लंबाई चौड़ाई 60 गुना 60 रहेगा, लेकिन मोटाई हो जाएगा 3.18 mm, मतलब लगभग इसका आधा हो जाएगा। कॉपर का जीआई के तुलना में प्रतिरोध कम होता है तो मोटाई भी कम देंगे तो काम चल जाएगा। दोनों का हमने आपको लिखा दिया, आंसर में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जीआई का पूछा है तो जीआई का आपको दिया हुआ 60 गुना 6.35। समझ में आ गया? 6 ये देखिए, कभी कभी 6.35, कभी 25, यानी 6 पॉइंट होना चाहिए। ऑप्शन देखिए कहीं है 6 पॉइंट नहीं है, 6 है, 8 है, 2 है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। चले आगे, ये याद रखिएगा, 60 गुना 6.35 या 6.5। चलिए ये क्वेश्चन याद रखने वाली है। कह रहा है कि एक ब्रिटिश शक्ति यानी एक हॉर्स पावर में डैश के बराबर होता है। आपको याद रखना चाहिए, ब्रिटिश के लिए होता है 746 वाट, और होता है मीट्रिक प्रणाली में जब इसका एक हॉर्स पावर यानी मीट्रिक प्रणाली में एक एचपी बराबर होता है 735.5 वाट। और ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश प्रणाली में यही हो जाता है एक एचपी बराबर, एक हॉर्स बराबर 746 वाट। एक हॉर्स पावर कितना? 746 वाट। ये आपको याद रखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोनों जब यह क्वेश्चन में पूछता है तो लिख देता है मीट्रिक लिखना है या ब्रिटिश लिखना है। समझ गए? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि सीढ़ी तारों में यानी स्टेयरकेस वायरिंग में सर्किट में इस्तेमाल किए जाने वाले दो तरफा यानी 2 वे स्विच, दो तरफा मतलब 2 वे स्विच न्यूनतम संख्या कितनी होती है?
एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए कम से कम 2 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। कितने? 2 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। ये देखिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, ये है सीढ़ी वाली, स्टेयरकेस वाली। यहाँ पर आपको, आप जब भी बाहर से आते हैं आपके घर में, मान लीजिए घर में अंदर है, किसी को बुलाना नहीं है, या आप अकेले हैं, अपने ऑफिस से आते हैं, अपने दरवाजा पे आते हैं, सीढ़ी पर चढ़ना होता है, बल्ब बंद करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उतना तो ज़्यादा किसी को फालतू बिजली खपत करने की जरूरत है नहीं। तो क्या करते हैं, आप वहां पर अपने गेट पर का स्विच बंद करते हैं जाते समय, और आते समय गेट पर का स्विच क्या किए, ऑन किए, और आपका बल्ब जलने लगा आपके सीढ़ी पर। यहाँ क्लियर कट दिखाता हूं मैं, ये देखिए यहाँ पर ये बल्ब है आपका, ये जलने लगा, आप सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किए, यहाँ आ गए, स्विच आपने यहाँ दबाया, अब यहाँ अंदर जल रहे हैं। उस समय अगर यही स्विच होता है 1 वे, तो आप यहाँ आके बंद कौन करता? आपको आने की जरूरत नहीं है, 2 वे स्विच लगा रहेगा। तो आप जहां पहुंचे वहां भी स्विच है, वहां भी दबा दीजिए, तो बल्ब आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा। यानी कम से कम 2 स्विच की आवश्यकता होती है, ठीक है, कम से कम 2। आप 3 जगह से भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको, तो वो हो जाएगा 3 जगह से एक लैंप को कंट्रोल करना। तो कितना? 2 आंसर है, आंसर में 2 तो लिखा हुआ है, समझा दिए कैसे। चले आगे, चलिए आगे का क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कहा निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष यानी इलेक्ट्रिक फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट के स्थान पर पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए ये नाम आप बहुत लोग सुने भी होंगे, जो डिप्लोमा में बीटेक में है उनको सुनाई पड़ा होगा, लेकिन आईटीआई में जो सिलेबस है उसके वर्ड में थोड़ा बहुत कम बुक में ये लिखा गया। ये मर्रे यानी मुर्रे लूप परीक्षण होता है। ये मुर्रे लूप परीक्षण क्या होता है, आप उसके अर्थिंग में फॉल्ट ज्ञात करने के लिए होता है। ये इस परीक्षण को बोलते हैं मुर्रे परीक्षण, ठीक है। और 2 परीक्षण होता है ज्ञात करने के लिए, एक होता है मुर्रे, एक होता है वार्ले। वार्ले परीक्षण ये व्हीटस्टोन के ब्रिज के बैलेंस पर, बैलेंस के अकॉर्डिंग काम करता है। ये देख रहे हैं, ये 2 कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में करंट का अलग अलग होना, यानी मान लीजिए बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो वो चेक करते हैं, तो अर्थिंग का पता चलता है कि किसमें करंट का फॉल्ट है। करंट फॉल्ट में जैसे ही आएगा तो गैल्वेनोमीटर बताएगा कि इसमें डिफॉल्ट है, और आपको बता देता है कि फॉल्ट कहाँ पर है, आपके कंडक्टर में फॉल्ट कहाँ पर है, यह पता करने के लिए मुर्रे परीक्षण का उपयोग करते हैं। और दूसरा वार्ले परीक्षण का होता है। और ये मुर्रे परीक्षण याद रखिएगा, कम प्रतिरोध वाले स्थान पर करते हैं, कितना? लो रेजिस्टेंस वाले स्थान पर करते हैं मुर्रे का, और उससे अधिक करते हैं वार्ले का, ठीक है। चले समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 1 मुर्रे लूप परीक्षण क्या होता है, समझे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्यावर्तित, 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्तित का कार्य सिद्धांत क्या है। प्रत्यावर्तित मतलब अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत यानी अल्टरनेटर भी क्या है, एक बड़ा मोटर है, यानी जनरेटर, छोटा जनरेटर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अल्टरनेटर क्या है, बड़ा जनरेटर है, तो बड़ा जनरेटर भी क्या करेगा, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करेगा। आपको पहले ही फर्स्ट पार्ट में हमने बताया कि चुंबकीय प्रेरण क्या है, उस पर डिटेल चर्चा किया है मैंने, इसलिए यहाँ पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फिर से एक थोड़ा सा डिस्कशन के लिए मैं बता देता हूँ कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। कह रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप एक कंडक्टर को घुमाएंगे, नचाएंगे, तो उसमें यानी उस कंडक्टर में यानी उस तार में ईएमएफ पैदा होगा, यानी आपको वोल्टेज पैदा होगा। ये इसका फर्स्ट थ्योरी है, किसका, फैराडे साहब के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। समझ गए। चले आज का क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन देखिए, ईडी करंट तो लॉस है भाई, इसके सिद्धांत पर काम कहाँ करता है, किरचॉफ का नियम करंट और वोल्टेज के बैलेंस कंडीशन को देखता है। ये देखिए फ्लेमिंग का नियम घूमने कंडक्टर में दिशा बताता है, वोल्टेज किधर उत्पन्न हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है, ये बताता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हुआ, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आया। आज का क्वेश्चन आपको यहाँ तक 90 नंबर तक है, और अगले क्वेश्चंस का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे।
तब तक के लिए मैं एक बात बता दूं कि इजी वे कोचिंग के चैनल पर आपको सभी ट्रेडों का ये जो हम थ्योरी बता रहे हैं, इसका मैथमेटिक्स और कंप्यूटर तीनों चीज आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रिशियन का बता रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन नहीं, ये कंप्यूटर इसमें पूछा गया है, इसमें मैथ रीजनिंग पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ही आपको डिस्कशन कराएगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप से पूछा जाता है। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए कि आपको कैसा लग रहा है, इससे बेहतर एनालिसिस चाहिए या इससे स्लो चाहिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताएंगे तब तो समझेंगे हम कि हम क्या बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप खुलकर कमेंट करिए, आपका जवाब मैं वहां भी दूंगा। तब तक के लिए आज यहीं पर रखते हैं, चलेंगे अगले, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।